भेजने की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर रात में 2 बजे तक जगे हुए थे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और जबरदस्त तरीके के चल रहे घमासान के बीच में अपनी प्रतिष्ठा की सीट जीत कर आई कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बताएंगे कैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता मैदान में उतरे रहे और 2 बजे रात के नतीजे के बाद किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला है बुलंद। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, और किस तरीके से शाम 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक होता रहा जबरदस्त तरीके का मुकाबला दोस्तों। और सारे हाथी घोड़े खोलने के बावजूद बीजेपी हार गई और अमित शाह के चेले को भी खाली हाथ लौटाया गया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में मानहानि का मुकदमा ठोका गया है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी क्यों एग्रेसिव तरीके से अब पत्रकारों को भी मजा चखाने के लिए मैदान में कूद रही है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और आखिर ट्रंप क्यों बोल रहा है कि ईरान एक महान ताकतवर देश है, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। कैसे घुटने पर चलने लगा है अमेरिका, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा में रात 2 बजे के नतीजे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए काफी है, और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी ही लड़ाई कांग्रेस पार्टी को एकजुट बनाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें ना कोई ढिलाई ना कोई चूक, 37 विधायकों का पूरा झुंड कांग्रेस का एकजुट नजर आया। बीजेपी के पैसे के मसल और पोचिंग के दावे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो हरियाणा से, जहां पर सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश से बसों में भरकर कांग्रेस पार्टी के विधायक हरियाणा पहुंचते हैं दोस्तों, यानी चंडीगढ़ पहुंचते हैं। और चंडीगढ़ में विधानसभा के अंदर जाकर राज्यसभा की सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के दलित समाज से आने वाले उम्मीदवार करमवीर बौद्ध का समर्थन करते हुए उनको राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं दोस्तों। जिसके बाद 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद वोटों की काउंटिंग यानी गिनती करना था और मतगणना शुरू किया जाता है। पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर जो दूसरी सीट है हरियाणा में, क्या वो कांग्रेस के खाते में जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे सतीश नंदन के हाथ में जाएगी दोस्तों। इसके बाद जबरदस्त तरीके का संघर्ष होता है। मतगणना में पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार करमवीर बौद्ध चुनाव जीत रहे हैं, और जब ये अपडेट आने लगती है दोस्तों, तब अचानक से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के 4 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है दोस्तों। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का संघर्ष शुरू रहता है और कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के मंत्री के वोट को अवैध करार देने के लिए बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों मामला चुनाव आयोग पहुंच जाता है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस चुनाव पर नजर बनाए हुए थे दोस्तों। खड़गे की ओर से एक लेटर लिखा जाता है। इस लेटर में खड़गे ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बोला और पूरे मामले पर किसी भी तरीके से धांधली पर रोक लगाने की मांग की गई दोस्तों। जोरदार तरीके का विरोध जताया गया कि किसी भी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए, और जब खड़गे बोले दोस्तों तो उसका दूर तक असर हुआ। ऐसे में गिनती होते होते रात के तकरीबन 2:30 बज गया दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सारे विधायकों के साथ बाहर निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने 28 वोटों के साथ में दूसरी सीट पर अपने नेता करमवीर बौद्ध को राज्यसभा का सांसद बना दिया है। वो चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी रात में चुनाव जीत गई है दोस्तों। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री यानी अमित शाह के करीबी हर्ष सांघवी को ऑब्जर्वर बनाया गया था हरियाणा चुनाव के लिए। सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया, लेकिन मैं हरियाणा की जनता और हमारे विधायक को बधाई देता हूं कि उन्होंने हर तरीके के दबाव को झेला और प्रलोभन दिया गया। इसके बावजूद हमें जितनी संख्या की जरूरत थी उतनी संख्या हमको मिली। ज्यादातर विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया। हमारे 4 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं और जीत गए हैं। हमारा राज्यसभा का सांसद बनने जा रहा है। और ये दंगल इस लेवल का चल रहा था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी 2 बजे रात तक जगे हुए थे और उनके मुंह से हवाइयां उड़ी हुई थी। बीजेपी का नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोलते हैं कि मैं बीजेपी के प्रत्याशी संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध को जीत की बधाई देता हूं। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह कांग्रेस अपने विधायकों को बंदी बनाकर एक एक घंटे के बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही, ये भी इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए थे, पोलिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। और अभय चौटाला की पार्टी INLD पार्टी यानी इनेलो पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन गई है, यानी बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री इनेलो पार्टी से भी नाराज है दोस्तों। बीजेपी को लग रहा था कि इनेलो पार्टी के पास 2 विधायक है और वो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अभय चौटाला ने कहा कि हमारा तो चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है, और उन्होंने बीजेपी को वोट करने की जगह अपने विधायकों को बोला कि घर पर रहो, और कोई विधायक वोट डालने के लिए नहीं आया दोस्तों। यानी 2 वोट जो थे उनके वो बर्बाद हो गए। इसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री काफी चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रभारी है BK हरिप्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी बूथ एजेंट बन गए थे। वैसे भी बीजेपी के नेताओं को समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी के सामने खड़ी है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने अपने प्रभारी तक को मैदान में
उतार दिया दोस्तों। और अरे भी क्यों ना, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, जिनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, उनका 24 घंटे चुनाव पर नजर रहता है दोस्तों। और अपने सबसे करीबी और उप मुख्यमंत्री गुजरात को हरियाणा भेजते हैं ताकि चुनाव को बीजेपी के पक्ष में किया जा सके। तो कांग्रेस पार्टी के नेता बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी है, जिनका काम ही हरियाणा में रहने का है, हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करने का है, तो वो तो बूथ एजेंट के तौर पर काम करेंगे ही। बीजेपी का गुजरात का उप मुख्यमंत्री, जिसे गुजरात में काम करना चाहिए, गुजरात की जनता को छोड़कर वो हरियाणा में मौजूद है भाजपा को जिताने के लिए। तो बीजेपी वालों को पहले इस बात पर शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस का प्रभारी तो राजनीतिक पोस्ट है, वो तो बूथ क्या, अगर पार्टी के प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी लगाना पड़ेगा तो वो लगाएंगे। लेकिन बीजेपी का नेता हर्ष सिंघवी जो उप मुख्यमंत्री है, वो सरकारी पोस्ट पर होते हुए हरियाणा के अंदर चुनावी दंगल में घुस रहा है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि भाजपा वालों को कितना तगड़ा झटका लगा है कि अंदर की बातें निकल निकल कर आ रही है, दिलों की बातें मुंह पर आने लगी है। अगर आप भी मानते हैं कि नायब सिंह सैनी की अब कुर्सी भी हिल सकती है, इसीलिए मुंह की हवाइयां उड़ी हुई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कुछ लोग पत्रकार कहलाने के लायक नहीं होते और ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई ना की जाए तो ये बदतमीजी करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि अब अर्नब गोस्वामी को कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे दोस्तों। बड़ी अपडेट यह है कि केरला बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के साथ मिलकर अपनी नई कंपनी बनाने वाले यानी न्यूज कंपनी रिपब्लिक बनाने वाले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो मानहानि का मुकदमा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करेगी। कांग्रेस ने पत्रकार कहे जाने वाले, यानी पत्रकार तो नहीं है, एंकर इनको कह सकते हैं, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर करवाया है दोस्तों। ये मामला मई 2025 के एक टीवी शो से जुड़ा हुआ है, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि कांग्रेस ने तुर्की के अंदर अपना ऑफिस बना रखा है, वहीं से कांग्रेस पार्टी अपना ऑफिस चलाती है और देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। हालांकि फैक्ट चेक से स्पष्ट हुआ कि जिस इमारत को कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बताया गया था वो इस्तांबुल के नगर निगम का एक कन्वेंशन सेंटर था। कांग्रेस पार्टी ने इस दावे को पार्टी की छवि खराब होने करने के तहत माना दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने इसे जानबूझकर की गई गलती के तौर पर देखा है और मानहानि का मुकदमा किया है। जबकि अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि वो गलती से हो गया था, ऐसा लिखना नहीं चाह रहे थे, यानी गलती से ऐसी रिपोर्ट की गई। कुल मिलाकर दोस्तों सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी कितनी गलती करते हैं। एक गलती उनसे बीजेपी के खिलाफ तो नहीं होती है, यानी कभी आपने सुना है कि अर्नब गोस्वामी ने कोई बड़ी गलती कर दी हो, नरेंद्र मोदी को नोटबंदी करने के कारण एक्सपोज कर दिया हो। तो इससे पता चलता है कि केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए ये अपना चैनल चलाते हैं और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इस बात को मान रहा है कि ईरान कोई छोटा मोटा पावर नहीं बल्कि ग्रेट पावर है, महान शक्ति है और उसके पास अद्भुत शक्ति है, यानी इतनी शक्ति है कि लोग बता भी नहीं सकते। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बीते दिन व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था दोस्तों। इस दौरान ट्रंप से जब ईरान के बारे में सवाल पूछा गया कि क्या ईरान पर अमेरिका अभी और भी हमले करेगा, क्या अमेरिका ईरान को झुका सकता है इस तरीके के हमले करके, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान इज अ नेशन ऑफ ग्रेट पावर, यानी ईरान जो है वो एक प्रमुख शक्ति वाला देश है और उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, यानी काफी ताकतवर देश है ईरान। और सोचिए कि कोई ऐसा दुश्मन देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर किसी और देश की तारीफ कर रहा है दोस्तों, तो उस देश के लिए तो और बड़ी बात है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ये तारीफ कहीं ना कहीं ईरान के लोगों के बीच में क्लियर मैसेज भेज रही है कि ईरान के लोगों ने अमेरिका को वही कड़वी दवाई पिलाई है दोस्तों, जो वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को 1970-72 के आसपास में पिलाया था। ऐसे में अमेरिका एक बार फिर से किसी देश से हार कर उसकी तारीफ करने लगा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये अमेरिका फर्जीवाड़ा दुनिया का सुपर पावर बना पड़ा है और इसे कागज का शेर कहा जा सकता है, हिम्मत है नहीं और ईरान ने जमकर घुटनों पर लाद दिया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है और ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी गलती की ओर इशारा कर रहा है, हालांकि वो माफी तो मांगेगा नहीं, लेकिन ईरान ने कहीं ना कहीं इनके नाक में दम कर रखा है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार में राज्यसभा के चुनाव के बीच में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है दोस्तों। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनावी प्रक्रिया और राजनीति के कार्य प्रणाली को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद जैसे चुनावों में जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त को लेकर नाराजगी जताई है दोस्तों। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नेता करोड़ों रुपए में बिक गए। उनके इस बयान के बाद बिहार के अंदर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ नेता करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ी है और पप्पू यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि राजनीति में मूल्यों की जगह अब पैसों का प्रभाव बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता तो 2 करोड़ में बिक रहे हैं, कुछ तो 5 करोड़ में बिक रहे हैं और जिस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन ने 5वीं सीट भी जीत ली, तो कहीं ना कहीं इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं पप्पू यादव और कह रहे हैं कि अब राजनीति सिद्धांतों की नहीं रही, राजनीति अब बिकने और खरीदने पर आ गई है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ऐसे में दोस्तों उड़ीसा के अंदर राज्यसभा के चुनाव की जो गिनती हुई, उस गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनमोहन समल को 35 वोट मिले, सुजीत कुमार को 35 वोट मिले और बीजू जनता दल के नेता संतृप्त मिश्रा को
31 वोट मिले दोस्तों, लेकिन मुकाबला था चौथी सीट को लेकर, जिसमें दिलीप रे बीजेपी की ओर से और दत्तेश्वर होता कांग्रेस पार्टी और बीजेडी की ओर से थे दोस्तों। दोनों को 23-23 वोट मिले, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट है तो भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरे नंबर का प्रेफरेंस था दोस्तों, उसके आधार पर चुनाव जीत गए दिलीप रे, यानी बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया दोस्तों। इस पूरे मामले पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती बीजू जनता दल और नवीन पटनायक की है, क्योंकि पटनायक की पार्टी के 8 विधायक अचानक से टूटकर चले गए और उससे पहले भी कई विधायक पलटी मार चुके हैं। तो बीजू जनता दल ने उस तरीके सपोर्ट नहीं किया जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही थी दोस्तों। अगर कांग्रेस पार्टी बीजू जनता दल की जगह होती तो ये सीट आराम से जीत जाती, लेकिन क्योंकि बीजू जनता दल एक राज्य पार्टी है और बीजेपी को पहली बार मुकाबला दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल को लगभग तोड़ लिया है दोस्तों। जो बीजू जनता दल के लिए मैसेज है कि अगर बीजेपी के साथ ऐसा ही मिलकर काम करते रहे तो बीजेपी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में उन्होंने संसद परिसर के अंदर मुख्यतः विपक्षी पार्टियों के द्वारा सोचे समझे अराजकता फैलाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं इस तरीके की खबरों को सुनकर काफी व्याकुल हूं। मुझे नहीं पता कि आप इस अनियंत्रित गतिविधि और नकारात्मक ऊर्जा के प्रसार के परिणामों को समझ पा रही है या नहीं पा रही है। यानी सोनिया गांधी को लेटर लिखकर बीजेपी के नेता होशियारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भाजपा के सहयोगी और जेडीएस के नेता को लग रहा है कि इस तरीके से लेटर लिख देंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुश हो जाएंगे और विपक्ष विरोध नहीं करेगा। यानी देश के अंदर सिलेंडर और तमाम तरीके की समस्याएं दोस्तों, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले और एक टाइम में बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे एचडी कुमारस्वामी के पिता एचडी देवेगौड़ा अब ज्ञान बांटने लगे हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस तरीके के ज्ञान बांटने के मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर तो दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने अपने आप को बूथ एजेंट के तौर पर यानी बूथ अध्यक्ष के तौर पर रजिस्टर कराया है दोस्तों। रमेश सिका BLA 1 कस्तूरबा नगर विधानसभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उन्हें BLA 2 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर अभिषेक दत्त ने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी के बड़े नेता सीधे बूथ स्तर पर जिम्मेदारी संभाले, पार्टी को आगे बढ़ाए। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही आइडिया दे रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अफवाह फैलाने के कारण देश भर के अंदर सिलेंडर को लेकर लाइनें लग रही है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के कहने से पहले ही लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर लंबी लंबी कतारें एलपीजी की देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि एलपीजी की जितनी डिमांड है उतना बीजेपी सरकार के पास सप्लाई नहीं है। यही बड़ा कारण है कि इस तरीके का बवाल हो रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को प्रश्न उठाया राज्यसभा में और कहा कि बीजेपी के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम झूठ फैला रहे हैं। हकीकत तो यह है कि बीजेपी वाले खुद झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी वालों ने आज तक नहीं बताया कि आखिर सच्चाई क्या है। कांग्रेस पार्टी के बोलते ही फायर हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन हकीकत बीजेपी वालों को समझना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले अभी अहंकार में इस बात को लेकर है कि आखिर वो तो सत्ता में रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अहंकार जब टूटेगा तभी बीजेपी वाले लाइन पर आएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सिलेंडर को लेकर देश भर के अंदर जो विवाद चल रहा है और लोग नारे लगा रहे हैं कि नरेंद्र सिलेंडर, तो इसके बाद तो और भी बीजेपी वाले चिड़े पड़े हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि नाम में अवसरवादी जोड़ दिया हमारे अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धार्थ मिश्रा ने। उन्होंने गजब काम किया है, यानी ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने नाराजगी जताई है दोस्तों। और सवाल पूछने के लिए बीजेपी पर निशाना साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धार्थ मिश्रा ने अपने नाम के आगे अवसरवादी लिख दिया, यानी अवसरवादी के नाम पर क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन में ऑप्शन में पंडित शब्द भी लिखा हुआ था। इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए ये एक अनोखे तरीके का विरोध किया गया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ क्या देश के अंदर महंगाई कम होगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो थोक महंगाई है 12 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है दोस्तों, और शेयर बाजार में 3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर अस्थिरता है, यानी दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, इसीलिए इसका असर भारत पर पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि जब दुनिया के अंदर तेल के दाम कम होते हैं तो देश में फल सब्जी के दाम जो कम होने चाहिए वैसा तब तो होता नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर जब अब तेल के दाम महंगे हैं तो क्या सामान महंगा बेचा जाएगा? क्या देश की जनता को बीजेपी की सरकार ने जो पहले पैसे कमाए हैं उससे सब्सिडी नहीं दे सकते? आप लोग अपनी राय जरूर लेकर अगर आप भी मानते हैं कि ये महंगाई इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है दोस्तों, और वैसे भी बीजेपी सरकार को मैनेजमेंट नहीं आता, वरना महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी। 11 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें तेजस्वी यादव का दर्द छलका है, क्योंकि उनके विधायकों ने ही उनको धोखा दे दिया दोस्तों। हुआ ये कि बिहार में 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल कर ली। बिहार विधानसभा से बाहर निकलते हुए विपक्ष के नेता और आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया दोस्तों। उन्होंने राज्यसभा चुनाव या विधानसभा से जुड़े हालिया घटनाक्रम में बीजेपी पर धन तंत्र यानी मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मशीन तंत्र यानी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने धोखा ना दिया होता तो हमारी जीत होती। विधानसभा से बाहर आते वक्त मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी कहते हैं कि
सभी लोगों को पता है कि एजेंसियां कहां है, लेकिन हमारे चाहे जितनी भी संख्या हो, हमारी जितनी भी संख्या हो, बीजेपी से हम लोग हमेशा से लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन हम कामयाब होंगे। बीजेपी ने धन तंत्र और मशीन तंत्र का इस्तेमाल करके ये जीत हासिल की है। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस दौर में वो है अभी राजनीति कर रहे हैं, जिस दौर में वो काफी मुश्किल दौर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल काफी ज्यादा है और पूरे तंत्र पर उनका कंट्रोल है। और ऐसे में तेजस्वी यादव को विपक्ष की ही राजनीति विरासत में मिली है। जब से पार्टी विपक्ष में है तभी उन्हीं को राजनीति करने का मौका मिला है। ऐसे में अब अकेले दम पर सत्ता हासिल करना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है दोस्तों। और इस बार जिस तरीके से बिहार के चुनाव में 10-10 हजार रुपए बांट कर चुनाव बीजेपी ने एक तरफ कर दिया दोस्तों, वैसे ही आने वाले दिनों के अंदर फिर प्रयास किए जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव क्योंकि युवा नेता है तो उनको हर तरीके के समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने विधायकों के फैसले से वो काफी नाराज है और राजनीति में पैसा और तमाम चीजों को देखकर लोग पलट जाते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं विधायकों के पलटने से तेजस्वी यादव को कुछ सीखना चाहिए और अगली बार विचारधारा आधारित टिकट भी बांटने चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मिडिल ईस्ट के जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया और ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है। यह दावा करते हुए ट्रंप बोलता है कि ईरान में 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कहा कि हम जो चाहते हैं कि चीन और जापान एक साथ आकर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काम करे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो गलियारा है, समुद्री गलियारा है, उसको खुलवाए, क्योंकि जापान और चीन का अच्छा खासा तेल यहाँ से जाता है। तो अब ट्रंप चाहता है कि ईरान के साथ पंगे लेता नजर आए चाइना और जापान दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल के दबाव में कहीं ना कहीं युद्ध शुरू किया था और ईरान पर हमला करने के बाद अब ट्रंप को समझ में आ गया कि ईरान कोई ऐसा छुटभैया या फिर यूं कहिए कि छुटपुट देश नहीं है कि वहां पर हमला कर दे, उनको डरा लेगा और कब्जा कर लेगा, जैसा वेनेजुएला में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कब्जा कर लिया था दोस्तों। और एक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति को ही उठाकर लेकर चले गए और किसी ने कुछ नहीं बोला, आम जनता ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वेनेजुएला एक बर्बाद हो चुका देश है जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जबकि ईरान एक ऐसा देश है दोस्तों जिसकी खुद की पहचान है और ईरान हजारों साल पुराना देश है और वहां के लोग हर बार लड़ाई लड़ते आए हैं, मिलजुल कर लड़ते आए हैं। और इसीलिए ट्रंप ने गलत आंका था, उसको लग रहा था कि ईरान पर हमला कर दूंगा तो ईरान झुक जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ईरान के लोग तो अपने हौसले से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी ये तो अपडेट एकदम क्लियर है कि ईरान वाले एक बार फिर से अमेरिका को घुटने पर लेकर आएंगे दोस्तों। हालांकि ट्रंप के बयान से साफ तौर पर लग रहा है कि वो घुटने पर आ चुका है, लेकिन अगर ईरान में युद्ध नहीं करेगा, जंग नहीं लड़ेगा और वापस लौटेगा तो फिर अपने देश के अंदर, अमेरिका के अंदर इसके जो समर्थक है ट्रंप के, वो बोलेंगे कि तुम लड़ने क्यों गए थे जब जीत कर नहीं आए। तो यानी ट्रंप बुरी तरीके से दोनों तरफ से फंस चुका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के उत्पाद शुल्क नीति के मामले को लेकर याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ से किसी अन्य न्यायाधीश यानी किसी और जज को देने की मांग की है दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है। दरअसल अपडेट ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम को पहले क्लीन चिट दिया गया था, लेकिन अब ये मामला क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को भेजा है, तो स्वर्णकांत शर्मा की जगह किसी और के पास ये मामला पहुंचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की ये डिमांड है। हालांकि उनकी डिमांड को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुनवाई में क्या इस बात को मंजूरी दी जाएगी, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में दखल देता नहीं है। जो कोर्ट डिसाइड करती है यानी हाई कोर्ट जो खुद डिसाइड करती है उसी के आधार पर सारी चीजें आगे बढ़ती है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ अमित शाह ने एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों, यानी न्यूज अखबारों में एक पत्र लिखा है अमित शाह ने, जिसमें अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी की असम में सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी लगभग 12 साल से है और असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है। और अमित शाह बोल रहे हैं कि 5 साल और चाहिए उनको ऐसा करने के लिए, यानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। एकदम ताज्जुब वाली बातें हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के द्वारा जो कॉल दिया जा रहा है यानी पीडीए को एकजुट करने के लिए जो अखिलेश यादव बुला रहे हैं दोस्तों, उसका असर होता हुआ नजर आने लगा है। अब राजभर की पार्टी के अंदर ही आपस में विवाद खड़ा हो गया है, यानी राजभर समाज जो पीडीए का ही हिस्सा है यानी पिछड़ा समाज का हिस्सा है और ओपी राजभर के साथ में खड़ा नजर आता है दोस्तों। हालांकि पिछड़ा समाज को कोई फायदा हुआ नहीं बीजेपी सरकार से और इसीलिए ओपी राजभर का विरोध शुरू हो गया है। महाराजगंज में ओपी राजभर को राजभर समाज के एक युवक ने काला झंडा दिखाया दोस्तों, समाज का वोट लेकर उनको धोखा देने और ओबीसी नेता
नेताओं को पीडीए समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये एक दावा करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अब अलग अलग समाज के लोग उठेंगे और बताएंगे कि कैसे पिछड़े समाज के साथ में एक बड़ा धोखा किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए जैसे अलग अलग ग्रुप बनाए, पीडीए समाज के ग्रुप बनाए, यानी राजभर को खड़ा किया, निषाद पार्टी को खड़ा किया और ऐसे ही अपना दल ऐसे यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को खड़ा किया। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने किया था और समाजवादी पार्टी उसी का तोड़ ढूंढ रही है और इसीलिए पीडीए अलायंस बनाकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जितने भी पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी राजभर की पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी आपकी पार्टी नहीं है। और ऐसे ही निषाद पार्टी के लिए भी प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि ये सबके सब अपने परिवारवाद में लगे पड़े हैं। कोई अपने बेटे को टिकट दे रहा है, कोई अपने परिवार के अन्य लोगों को टिकट बांट रहा है, तो आम जनता से इनको कोई लेना देना है नहीं और इसीलिए विरोध वगैरह भी शुरू हो चुका है। दोस्तों साथ साथ रिपब्लिक टीवी के अब तक 6 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है दोस्तों, और एक और बंगाल का पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहा है। बीजेपी ने इस व्यक्ति को टिकट देकर मैदान में उतारा है। अभी अपडेट आई तो लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक आईटी सेल चलता है जो डिजिटल सोशल मीडिया पर माहौल बनाने का काम करता रहता है, जिसका काम बीजेपी को लेकर पूरी तरीके से उल्टी सीधी बातें फैलाना होता है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का एक न्यूज चैनल भी कह सकते हैं और वो है रिपब्लिक चैनल यानी रिपब्लिक टीवी, जो अर्णब गोस्वामी का न्यूज चैनल है दोस्तों। ऐसे में उसमें काम करने वाला एक व्यक्ति बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। कितना ताजुब की बात है सोचिए। और ये अपने आपको पत्रकार बताते हैं। आप लोगों की जो भी राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पहले जो पत्रकारिता के एक मानदंड होते थे निष्पक्षता वाला, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद।